गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है थ्योरीज ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के सिद्धांत। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि ब्याज क्या है, ब्याज क्या होता है। तो अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में कहें तो पूंजी की सेवाओं के लिए किए जाने वाले भुगतान को ही क्या कहते हैं, हम ब्याज कहते हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में पूंजी का प्रयोग कई अर्थों में किया जाता है, जैसे मशीन, कच्चे माल, इमारत, कारखाने या फिर मुद्रा के लिए। तो इसीलिए ब्याज शब्द का प्रयोग केवल मुद्रा रूपी पूंजी के एक निश्चित समय के लिए प्रयोग करने के लिए दिए जाने वाले भुगतान के लिए किया जाता है। इसीलिए ब्याज को हमेशा किस में प्रकट किया जाता है, प्रतिशत के रूप में प्रकट किया जाता है। तो मुद्रा की सेवाओं के लिए दिया जाने वाला भुगतान ही क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। अब ब्याज दो प्रकार का होता है, कुल ब्याज और दूसरा शुद्ध ब्याज। कुल ब्याज क्या है? कुल ब्याज में पूंजी के ऋण के लिए जोखिम की हानि को पूरा करने के लिए, जो कि व्यक्तिगत अथवा व्यावसायिक हो, निवेश की असुविधा के लिए, निवेश की देखरेख में निहित श्रम और चिंता के लिए, पूंजी की पुनः प्राप्ति और निवेश का भुगतान सम्मिलित किया जाता है। किसमें? कुल ब्याज में। नेक्स्ट है शुद्ध ब्याज क्या है? शुद्ध ब्याज पूंजी के ऋण के लिए क्या है, भुगतान है, जबकि कोई जोखिम न हो, कोई असुविधा न हो और उधार देने वाले के लिए कोई कार्य न हो, उसे कहते हैं शुद्ध ब्याज। मीन्स कुल ब्याज तो क्या है, एक व्यापक धारणा होती है, जबकि शुद्ध ब्याज क्या है, एक संकुचित धारणा। क्योंकि शुद्ध ब्याज ही कुल ब्याज का अंग होता है, क्योंकि कुल ब्याज में हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, जोखिम को, असुविधा को, प्रबंधन इत्यादि, इन सबको इंक्लूड करते हैं, जबकि शुद्ध ब्याज में इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। साथ ही कुल ब्याज की जो दरें होती है उनमें तो काफ़ी डिफरेंस पाया जाता है, जबकि शुद्ध ब्याज की दर लगभग एक समान ही रहती है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस था कुल ब्याज और शुद्ध ब्याज में। अब हम देखेंगे कि ब्याज के कई अर्थशास्त्रियों ने ब्याज के कई सिद्धांत दिए हैं। जैसे मुख्य तौर पर अर्थशास्त्रियों ने ब्याज के आर्थिक कारणों की व्याख्या करने और ऋण योग्य पूंजी की मांग और पूर्ति को निर्धारित करने वाले आर्थिक तत्वों या फिर उनके द्वारा उसकी कीमत या फिर ब्याज निर्धारित करने के संबंध में दो प्रकार के सिद्धांत दिए हैं, प्रयोग या वास्तविक सिद्धांत और दूसरा है विनिमय या फिर मौद्रिक सिद्धांत। लेकिन सामान्यतः मुख्य रूप से ब्याज की दर निर्धारण के 4 सिद्धांत हैं, और वो है ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत, ब्याज का नव परंपरावादी सिद्धांत, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत और ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। तो आज हम अध्ययन करेंगे ब्याज के परंपरावादी सिद्धांत के बारे में। तो ब्याज का परंपरावादी सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले किन अर्थशास्त्रियों ने किया? जेसमिल, वालरस, मार्शल और पेगु ने। तो और इस सिद्धांत के अनुसार उत्पादकता, मितव्ययता, त्याग आदि वास्तविक तत्वों के कारण क्या होता है, ब्याज उत्पन्न होता है। इसीलिए ब्याज के परंपरावादी सिद्धांत को सिद्धांत में ब्याज को क्या माना गया है, एक वास्तविक क्रिया माना गया है। क्योंकि परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार ब्याज का निर्धारण कहाँ पर होता है, जहाँ पर पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है। मीन्स पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के द्वारा ब्याज का निर्धारण किया जाता है परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार। पूंजी की पूर्ति क्या है परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार? पूंजी की पूर्ति बचत पर निर्भर करती है, और बचत कब होती है, जब लोग अपनी संपूर्ण आय को उपभोग पर खर्च नहीं करके अपनी आय के एक हिस्से को बचा लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, बचत कहते हैं। जैसे S = Y - C। S क्या है यहाँ पर, बचत, Y कुल आय और C उपभोग। तो वह आय जो उपभोग पर खर्च नहीं की जाती वो क्या है, बचत है। तो इस सिद्धांत के अनुसार बचत की पूर्ति पर उपभोग स्थगन, संयम, प्रतीक्षा, समय अधिमान आदि वास्तविक तत्वों का प्रभाव
पड़ता है। और इन वास्तविक तत्वों की पूर्ति में परिवर्तन आने से किस पर प्रभाव आता है? बचत की मात्रा में भी परिवर्तन आ जाता है। तो ये वास्तविक तत्व किस पर डिपेंड रहते हैं? ब्याज की दर पर निर्भर रहते हैं। इसीलिए वास्तव में बचत किसका फलन है? परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर का फलन है। मीन्स बचत ब्याज की दर पर निर्भर करती है। और बचत और ब्याज का कैसा संबंध पाया जाता है? परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। मीन्स ब्याज की दर बढ़ने पर क्या होगा? बचत बढ़ेगी और ब्याज की दर कम होने पर बचत कम होगी। इसीलिए पूंजी का जो पूर्ति वक्र है वो हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठा हुआ होता है। पूंजी की मांग। इस सिद्धांत के अनुसार पूंजी की मांग किनके लिए की जाती है? पूंजीगत पदार्थों जैसे मशीन, कलपुर्जे, प्लांट आदि को प्राप्त करने या फिर निवेश करने के लिए की जाती है। और इन पूंजीगत पदार्थों के उपयोग से क्या होता है? उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसीलिए बचत की मांग वास्तव में पूंजीगत पदार्थों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। तो जैसे एक उद्यमी अन्य साधनों को स्थिर रखकर पूंजी की सीमांत उत्पादकता का अनुमान लगा सकता है। तो पूंजी की सीमांत उत्पादकता पर कौन सा नियम लागू होता है? घटते प्रतिफल का नियम लागू होता है। इसीलिए घटते प्रतिफल का नियम लागू होने के कारण जब पूंजी की मांग या फिर निवेश अधिक किया जाता है तो क्या होता है? पूंजी की सीमांत उत्पादकता कम हो जाती है। तो इसीलिए पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में एक उद्यमी पूंजी की मांग किस सीमा तक करेगा? जहां पर पूंजी की कीमत, ब्याज तथा सीमांत उत्पादकता बराबर हो जाए। इसीलिए पूंजी की मांग उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करती है परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार। यदि सीमांत उत्पादकता वर्तमान प्रचलित ब्याज की दर से अधिक हो तो क्या होगा? पूंजी की मांग अधिक होगी। जबकि यदि प्रचलित ब्याज की दर सीमांत उत्पादकता से अधिक होने के फलस्वरूप पूंजी की मांग क्या होगी? कम होगी। इसीलिए पूंजी की मांग ब्याज की दर का विपरीत फलन है। मीन्स ये भी किस पर डिपेंड करती है? पूंजी की मांग भी ब्याज की दर पर निर्भर करती है। लेकिन बचत और ब्याज की दर में कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध पाया जाता है। जबकि निवेश या फिर पूंजी की मांग और ब्याज की दर में विपरीत संबंध पाया जाता है। मीन्स निवेश वक्र या फिर पूंजी का मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर झुका हुआ होता है। मीन्स ब्याज की दर के बढ़ने पर निवेश कम होता है और ब्याज की दर कम होने पर निवेश बढ़ता है। तो ये थी पूंजी की पूर्ति और पूंजी की मांग। अब इन दोनों के द्वारा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण किस प्रकार से होता है? तो इस सिद्धांत के अनुसार ब्याज उस बिंदु पर निर्धारित होगा जहां पर पूंजी की मांग तथा पूर्ति एक दूसरे के बराबर होगी। उसी बिंदु पर ब्याज की दर का निर्धारण होगा। उस बिंदु को ही संतुलन बिंदु कहा जाएगा, क्योंकि ब्याज की दर बचत और निवेश के समानता बिंदु द्वारा निर्धारित होगी। इसे हम एक टेबल के द्वारा समझेंगे। जैसे इसमें जब ब्याज की दर कितनी है? 3% है। तो जब ब्याज की दर 3% है तो पूंजी की मांग और उसकी पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। वही 60 लाख रुपए हैं पूंजी की मांग भी और पूंजी की पूर्ति भी 60 लाख रुपए हैं। मीन्स यहाँ पर ब्याज की दर 3% निर्धारित होगी। यदि ब्याज की दर बढ़कर कितनी हो जाए? 4% हो जाए। तो जब ब्याज की दर 4% हो जाती है तो पूंजी की मांग क्या हो गई? कम हुई या बढ़ी? कम हुई, क्योंकि पूंजी की मांग 3% ब्याज दर पर कितनी थी? 60 लाख रुपए। जबकि जब ब्याज दर 3 से बढ़कर 4% हो गई तो पूंजी की मांग 60 लाख से कम होकर कितनी हो जाती है? 50 लाख हो जाती है। जबकि पूंजी की पूर्ति 60 लाख से बढ़कर 70 लाख रुपए हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी पहले कहा था कि ब्याज की दर और पूंजी की मांग में तो कैसा संबंध होता है? विपरीत। मीन्स ब्याज की दर के बढ़ने पर पूंजी की मांग कम हो गई, जैसा कि हम टेबल में भी देख रहे हैं। जबकि पूंजी की पूर्ति और ब्याज की दर में कैसा रिलेशन होता है? प्रत्येक संबंध होता है। मीन्स ब्याज की दर के बढ़ने पर पूंजी की पूर्ति भी बढ़ेगी, जैसा कि 60 लाख से बढ़कर 70 लाख हो गई है। अब मान लो
पूंजी की पूर्ति में वृद्धि होने के कारण क्या होगा? ब्याज की दर में घटने की प्रवृत्ति होगी और ब्याज की दर तब तक घटती जाएगी जब तक कि पूंजी की मांग और उसकी पूर्ति दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाती। मीन्स वापस से ब्याज की दर घटकर 3% नहीं हो जाती। अब हम ये मान लें कि किन्हीं कारणों से ब्याज की दर 3% से कम होकर कितनी हो गई? 2% हो जाती है। तो वहाँ पर क्या है? मांग और पूर्ति का संतुलन फिर से बिगड़ जाएगा और पूंजी की मांग बढ़ जाएगी और पूर्ति क्या होगी? घट जाएगी, जिसके फलस्वरूप ब्याज की दर में बढ़ने की क्या होगी? प्रवृत्ति होगी और ब्याज की दर तब तक बढ़ती जाएगी जब तक कि पुनः संतुलन कायम नहीं हो जाता। मीन्स पूंजी की मांग और उसकी पूर्ति पुनः बराबर नहीं हो जाती। इसे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से भी समझेंगे। जैसे इस रेखा चित्र में एक्स एक्स पे लिया है हमने पूंजी और वाई एक्स पे लिया है हमने ब्याज की दर। तो इस रेखा चित्र में जो एस एस रेखा है वो विभिन्न ब्याज की दर पर पूंजी की पूर्ति या फिर किसको प्रकट करती है? बचत को प्रकट करती है। जबकि जो डी डी रेखा है वो विभिन्न ब्याज की दर पर किसको प्रकट कर रही है? पूंजी की मांग या फिर निवेश को प्रकट करती है। अब बिंदु ई पर पूंजी की मांग रेखा डी डी और पूर्ति रेखा एस एस एक दूसरे को काट रही है और बिंदु ई पर ये एक दूसरे को काट रही है, उसी बिंदु पर ये एक दूसरे के बराबर है। मीन्स मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। तो इस बिंदु पर ही ब्याज की दर का निर्धारण होगा और वो है 3%, क्योंकि 3% ब्याज दर पर ही पूर्ति भी 60 लाख रुपए है और मांग भी 60 लाख रुपए है। तो इस प्रकार से परंपरावादी अर्थशास्त्रियों के अनुसार पूंजी की मांग और पूंजी की पूर्ति के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण होता है, जहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के बराबर होती है। लेकिन कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की आलोचनाएं की हैं, इसकी कुछ कमियां बताई हैं। उनमें फर्स्ट है बचत तथा निवेश में संतुलन। परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार निवेश तथा बचत में संतुलन ब्याज के माध्यम के द्वारा स्थापित होता है, लेकिन केंज के अनुसार ऐसा होना आवश्यक नहीं है। अब क्यों नहीं है? क्योंकि बचत और निवेश में संतुलन वास्तव में ब्याज की दर के द्वारा नहीं बल्कि किस में परिवर्तन के कारण स्थापित होता है? आय में परिवर्तन के कारण होता है। किसके अनुसार? केंज के अनुसार। इसीलिए केंज ने इसका खंडन किया है कि बचत और निवेश में संतुलन ब्याज की दर में होने वाले परिवर्तन के कारण नहीं होता है। बचत तथा निवेश पर ब्याज का प्रभाव। लॉर्ड केंज के अनुसार परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का ये विचार भी गलत है कि बचत और निवेश दोनों पर ब्याज की दर का प्रभाव पड़ता है, जबकि केंज क्या मानते हैं कि निवेश पर तो ब्याज की दर का प्रभाव पड़ता है, लेकिन वास्तव में बचत पर ब्याज की बजाय किसका अधिक प्रभाव पड़ता है? आय का अधिक प्रभाव पड़ता है। केवल एक वास्तविक सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत ब्याज की दर को प्रभावित करने वाले वास्तविक तत्वों जैसे प्रतीक्षा, उत्पादकता तथा त्याग आदि को ध्यान में रखता है। इसके विपरीत लॉर्ड केंज क्या मानते हैं कि ब्याज की दर क्या है? एक मौद्रिक घटना है, जबकि परंपरावादी अर्थशास्त्री क्या मानते हैं कि यह वास्तविक तत्वों पर निर्भर करता है। जबकि आधुनिक अर्थशास्त्र के अनुसार ब्याज की दर वास्तविक और मौद्रिक दोनों प्रकार के तत्वों पर निर्भर करता है। इसीलिए ये सिद्धांत क्या है? अधूरा माना गया है। पूर्ण रोजगार की अवास्तविक मान्यता। इस सिद्धांत की एक मान्यता यह है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पाया जाता है। मीन्स पूर्ण रोजगार की अवस्था में पूंजी का पूरा उपयोग होता है। इसीलिए एक ऋणी को पूंजी उसी समय मिल सकती है जब उपभोग कम किया जाए, और उपभोग कम करके बचत की पूर्ति बढ़ाने का पुरस्कार ही क्या है? ब्याज है। जबकि अपूर्ण रोजगार की अवस्था में ब्याज क्यों दिया जाता है? ये इस सिद्धांत में स्पष्ट नहीं होता है। तो पूर्ण रोजगार की धारणा क्या है? अवास्तविक है, क्योंकि वास्तविक जीवन में तो अपूर्ण रोजगार पाया जाता है। पूर्ति की संकुचित धारणा। प्रोफेसर रॉबर्टसन ने माना है कि परंपरावादी सिद्धांत में पूर्ति में केवल वर्तमान आय में से प्राप्त होने वाली बचत को ही शामिल किया गया है, लेकिन वास्तव में
पूंजी की पूर्ति में पिछली जमा की हुई रकम भी शामिल होती है। इसीलिए पूंजी की पूर्ति की परंपरावादी धारणा कैसी धारणा है? संकुचित धारणा है। अनिर्धारित सिद्धांत। लॉर्ड केंज मानते हैं कि ये सिद्धांत ब्याज का निर्धारण नहीं कर सकता। इसका क्या कारण दिया है उन्होंने कि ब्याज की दर, परंपरावादी सिद्धांत तो क्या मानते हैं कि ब्याज की दर बचत पर निर्भर करती है। मीन्स ब्याज की दर मालूम करने के लिए बचत की मात्रा का ज्ञान होना आवश्यक है, परंतु बचत की मात्रा हम तब तक मालूम नहीं कर सकते जब तक कि हमें ब्याज की दर ज्ञात न हो, क्योंकि बचत की मात्रा किस पर निर्भर करती है? लॉर्ड केंज के अनुसार आय पर निर्भर करती है, और आय की मात्रा निवेश पर निर्भर करती है तथा निवेश की मात्रा ब्याज की दर पर निर्भर करती है। तो जब तक हमें ब्याज की दर ज्ञात नहीं होगी तब तक निवेश का ज्ञान नहीं होगा, और जब तक निवेश का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमें आय का ज्ञान नहीं हो सकता। आय का ज्ञान नहीं होगा तो बचत का ज्ञान नहीं हो सकता। इस प्रकार यदि बचत का ज्ञान नहीं है तो ब्याज का ज्ञान नहीं हो सकता, परंतु बिना ब्याज के ज्ञान के बचत का ज्ञान नहीं हो सकता। तो ये सिद्धांत हमें एक वर्ताकार तर्क में डाल देता है। उपभोग ऋणों की अवहेलना। मुद्रा के इस सिद्धांत के अनुसार मुद्रा की मांग केवल निवेश के लिए ही की जाती है, लेकिन वास्तव में मुद्रा की मांग कई बार किसके लिए की जाती है? उपभोग के लिए भी की जाती है। मुद्रा तटस्थ है। इस सिद्धांत की ये धारणा भी गलत है कि मुद्रा क्या है? तटस्थ है। मीन्स मुद्रा की मांग और पूर्ति में होने वाले प्रभावों का ब्याज की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा किन्होंने माना है? परंपरावादी सिद्धांत में माना गया है। लेकिन एक्चुअल में मुद्रा की मांग और पूर्ति में होने वाले परिवर्तन काफ़ी सीमा तक ब्याज की दर को प्रभावित करते हैं। ब्याज केवल बचत का पुरस्कार नहीं है। लॉर्ड केंज ने कहा है कि ब्याज केवल बचत का पुरस्कार नहीं है। केवल बचत करने से ही ब्याज नहीं मिलता है। ब्याज उस समय प्राप्त होता है जब बचत के रूप में रखी गई नगद राशि का त्याग किया जाता है। मीन्स ब्याज तरलता अधिमान के त्यागने का पुरस्कार है लॉर्ड केंज के अनुसार। तो इस प्रकार से ये थी इस सिद्धांत की आलोचनाएं। थैंक यू।